प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप सभी का फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम आपके स्कूल स्तर पे हो रहा है और गणित का क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आ चुका है। आइए आपको बताते हैं कि इसका बिल्कुल सही से उत्तर क्या है। और बहुत खुशी की बात यह है कि जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपको हमने जो पहले पढ़ाया है, बताया है इस चैनल के माध्यम से, वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो साथियों फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में, अपने साथियों में शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने जितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो चुका है या हो रहा है या होने वाला है, किसी बच्चों का 24 तारीख से शुरू होने जा रहा है, किसी बच्चों का 18 तारीख से हो चुका है, किसी बच्चों का 22 तारीख से सुनने में आ रहा है, हो रहा है क्या स्कूल स्तर पे। हर एक जिले में अलग अलग डेट पे आपका एग्जाम हो रहा है। वैसे आपका क्वेश्चन पेपर यहां पे है और यहां से आपके फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं बता दूं साथियों कि कुछ स्कूल में ऐसा हो सकता है कि हूबहू क्वेश्चन ना मिले, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, यहां से बहुत सारा क्वेश्चन टकराएगा। और हाँ, बहुत सारे स्कूल में तो हूबहू क्वेश्चन यहां से सीधे लड़ जाएगा यही क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आपके स्कूल का ही ये क्वेश्चन पेपर है। ओके, चलिए कोई नहीं साथियों, बस आपको पढ़ना है, बेहतर जानकारी लेना है, जिससे कि आप बोर्ड परीक्षा 2024 में टॉपर बने। साथियों टॉपर वेरिफिकेशन में आपको जाना है, हर हाल में जाना है और मैं आपके साथ रहूंगा। साथियों टॉपर वेरिफिकेशन में हमारा नंबर जारी होगा, उस दिन हम लोग एक साथ रहेंगे टॉपर वेरिफिकेशन में। और टॉपर बनके दिखाना है, अपने माँ बाप को सपना का पूरा, ये अपने माँ बाप का जो सपना है उसे पूरा अवश्य करना है। साथियों आइए समय को ध्यान में रखते हुए आपको समझाते हैं कि किस तरीके से ये एग्जाम आपका जो हो रहा है वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बता दें कि आपका जो फर्स्ट टर्मिनल जो एग्जाम हो रहा है मैथ का हो, तो इसमें आपको 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, जिसमें से बोला जा रहा है कि आप 50 प्रश्न का ही जवाब आपको देना होगा। और यह सबसे पहला स्कूल स्तर पर एग्जाम है। इसके बाद एक सेकंड टर्मिनल एग्जाम होगा, फिर आपका एक सेंटअप का एग्जाम होगा। सेंटअप का एग्जाम का भी डेट बिहार बोर्ड ने फिक्स कर दिया है कि कब से होगा। आप सभी का 23 नवंबर से होने वाला है सेंटअप का परीक्षा, और उसका सबका क्वेश्चन पेपर सर साथियों सबका सेम होगा। ओके, और वो आपका अंतिम परीक्षा होगा, उसके बाद से आपका फाइनल परीक्षा ले लिया जाएगा बिहार बोर्ड की तरफ से। तो साथियों यहां पे भले ही 60 क्वेश्चन है, लेकिन आपकी एग्जाम में जो है वह 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको मात्र 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना होगा। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, समय को ध्यान में रखते हुए। साथियों मैंने जो कुछ आपको पढ़ाया बताया वहीं से क्वेश्चन है, जैसा कि आपको हमने बताया। तो यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें अभाज्य संख्या कौन है, और आपको बोले थे कि आप लिख लेना कि अभाज्य संख्या से आपके एग्जाम में क्वेश्चन हर हाल में आएगा। और देखो आ गया, और यहां पे ऑप्शन है 84, 87, 91। क्या बताओ कि इसमें कोई अभाज्य संख्या है? तो कोई यहां पे अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या हम लोग का वैसी संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगती है। लेकिन यहां पे 84 जो है वह एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग जाएगा, 87 भी है वो भी भाग लग जाएगा किसी अन्य संख्या से, 91 भी है वो भी किसी अन्य संख्या से भाग लग जाएगा। लेकिन यहां पे अगर आपका ऑप्शन रहता 13, आपका ऑप्शन रहता 17, आपका ऑप्शन रहता 11, तो ये सारा का सारा आपका अभाज्य संख्या है। और ध्यान देना साथियों, यही ऑप्शन आपके एग्जाम में भी रहेगा अगर अभाज्य संख्या पूछेगा तो फाइनल में 13, 17, 11 या 23 इसमें से कोई रहेगा अभाज्य संख्या, उस पर आप टिक करके चले आना। ओके, तो आइए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन को। और देखना पूरी मैथ जो है ना उसको समझ समझ के पढ़ना, जिससे कि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत, कोई भी परेशानी ना हो। अगला है इनमें कौन संख्या न भाज्य है और नहीं अभाज्य है। तो इसके बारे में तो आपको विशेषकर जानकारी होनी चाहिए कि सर भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या के बारे में आपको पता है, हमने बताया है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लगती है। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 होती है। 4 किससे किससे भाग लेगा सर? 4 जो है ये आपका 1 से भी लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा। तो इस तरीके की संख्या आपका भाज्य होती है। लेकिन अभाज्य कौन होती है? जो एक और स्वयं से ही भाग लगे। जैसे हमने बताया सर 11 है, 11 किससे किससे भाग लगेगा? 1 और 11 से ही भाग लगेगा। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं सर 13, 13 किससे किससे भाग लगेगा? 1 और 13 से ही भाग लगेगा। तो ये सारा का सारा संख्या आपका अभाज्य संख्या है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें कौन न तो भाज्य संख्या है और नहीं अभाज्य संख्या है। तो देखो ध्यान से, 2 जो है आपका एक अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, याद करके रखना। 4 दिया गया है, यह सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, यह आपका भाज्य संख्या है। लेकिन एक कौन सी संख्या साथियों? एक ना तो आपका भाज्य संख्या है और नहीं आपका भाज्य संख्या है। यानी कि यही चीज क्वेश्चन में हम लोग का पूछ रहा था, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर।
और 11 क्या है? 11 सर अभाज्य संख्या भी आपको बताए, तो इसलिए आपका ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल ही सही जवाब होगा। और यह सब क्वेश्चन आपकी परीक्षा में भी, फाइनल में भी पूछा जाएगा। ये देख रहे क्वेश्चन, इसमें काफी बच्चे गलती कर देते हैं कि भाग लेमा ए बराबर अगर बी क्यू प्लस आर में बी क्या होगा, मतलब कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में जो हम लोग का बी होता है वह क्या होता है? देखना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप सभी जानते हैं, उसमें हम लोग ए को कहते हैं सर भाज्य। क्या कहते हैं? ए को कहते हैं हम लोग भाज्य, बी को कहते हैं हम लोग भाजक, ठीक है, ध्यान देना, ये नोट कर लेना। क्यू को कहते हैं हम लोग भागफल। क्या कहते हैं सर? क्यू को हम लोग कहते हैं भागफल, और आर को हम लोग कहते हैं सर शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल। इसमें पूछा क्या है कि सर बी क्या है, तो बी देखो क्या है? भाजक है, यानी कि ऑप्शन हम लोग का सर सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ के पढ़नी है और बिहार बोर्ड की परीक्षा में एकदम इस वर्ष धमाल मचानी है। चलो साथियों, अगला क्वेश्चन देखो, उसी प्रकार से है कि भाग लेमा अगर ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू बराबर 0 है तब क्या होगा? ये क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। क्या आपको पता है इसका उत्तर क्या होगा? पता है तो जल्दी कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला कर सभी सब्जेक्ट का तैयारी बेहतर कर सके। और बिहार की सबसे बड़ी टीम हमने आपके लिए खड़ी कर दी है, तो उसका आप लोग फायदा उठा सके। बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ सब कुछ आपको हम फ्री में दे रहे हैं। तो कह रहा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू बराबर 0 हो तब क्या होगा, यानी कि तब जो है, तब क्या होगा? बी छोटा, मतलब बी जो है वह ए से क्या होना चाहिए सर? छोटा होना चाहिए, या बी बड़ा होना चाहिए ए से, या बी बराबर 0 होना चाहिए, या बी बराबर 1 होना चाहिए। तो साथियों ध्यान देना, हम लोगों का जो वैल्यू है वह q बराबर 0 कब आएगा? ध्यान देना कि q बराबर 0 यानी कि भागफल हम लोग का 0 कब आएगा? जब यहां पे अगर हम लोग यहां पे 5 रखते हैं और यहां पे 4 रखते हैं, यानी कि जो हम लोग का भाज्य है वो भाज्य अगर हम लोग 4 छोटी रखेंगे और भाजक बड़ा रखेंगे, तभी यहां पे 0 का, देखना 5 में इसको भाग लाएंगे कितना बार में जाएगा सर? 0 बार में जाएगा, है ना? तब जाकर के ना ये q है, इसी को ना q बोलते हैं भागफल, तब ना ये q आया। तो इसलिए ये आपका q कब? q 0 आया, कब आया? जब हम लोग का जो है b का वैल्यू, ये हम लोग का a का वैल्यू होता है, ये b का वैल्यू बड़ा होने चाहिए किससे? a से, तब जाकर के होगा, यानी ऑप्शन नंबर सर हम लोग का हो जाएगा b नंबर। ये बात ध्यान देना, ठीक ना, समझने वाली बात है सर। अगला देखो, अगला हम लोग को बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 200 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के अधिकतम घात क्या है? वही 144 वाला बता रहे थे, 144 की जगह 200 पूछ दिया, तो क्या करना है? सिंपल सा आपका 200 ऐसे लेना है और फटाफट से आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है। यानी ये 100 बार में जाएगा, ये 2 से कटाएंगे 50 बार में जाएगा, ये 2 से करेंगे 25 बार में जाएगा, बस ये 5 से जाएगा, ये 50-25 होता है, 5 एकने 5 होता है। अब 2 कितनी बार है? 1 2 3 बार आया सर, तो इसका हो जाएगा अधिकतम घात 3, ऑप्शन बी नंबर, सिंपल। अगले क्वेश्चन की बात करें, बिल्कुल सर बात करिए, और इसका पीडीएफ वगैरह कहां मिलेगा ये भी बताने वाले हैं, और आपको सब्जेक्टिव वगैरह कहां मिलेगा वो भी ध्यान से सुनिएगा। इनमें कौन सा अभाज्य संख्या का युग्म है? अब देखो, स अभाज्य संख्या का युग्म इसमें से जो है वह कौन है ये बताना है। अब स अभाज्य संख्या जो होती है वो आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं? स अभाज्य संख्या। देखना यहां पे इसका स अभाज्य संख्या की यदि हम बात करते हैं तो यहां पे ऑप्शन आपका डी नंबर होगा। क्यों होगा सर? ये बात जानकारी होनी चाहिए हम लोग का। तो देखना, हम लोग का कहने का मतलब होता है सअभाज्य संख्या उसे हम लोग कहते हैं जिसके गुणनखंड दोनों में कॉमन 1 हो, यानी कि जिसका HCF 1 निकले। सिंपल भाषा, अगर आसान भाषा में आपको हम समझाएं तो बस ज्यादा माथापेची करने की जरूरत नहीं है। जिसका HCF अगर 1 निकलेगा वही आपका सअभाज्य संख्या होता है। जैसे कि 16 और 25 है, तो 16 का आप लोग गुणनखंड क्या लिख सकते हैं सर? 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। आप 25 का क्या लिख सकते हैं सर? आप लिख सकते हैं सर 1 इंटू 5 इंटू 5, 50-25। अब इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या है सर? 1 है, यानी कि इसका HCF क्या निकलेगा सर? 1 निकलेगा। तो इसीलिए ये 16 और 25 जो दिया गया है वह सअभाज्य संख्या होगी, यानी कि जिसका HCF 1 निकलेगा वही हम लोग का सअभाज्य संख्या होगा। इसलिए हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। लेकिन इसमें किसी का भी HCF जो है वह 1 नहीं निकलेगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं और अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा युग्म में जुड़वा अभाज्य संख्या है? अब देखना, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ये पूरी तरीके से ऑप्शन, सारा का सारा ऑप्शन सर गलत है।
कहिएगा कैसे सर? देखो जुड़वा आभाज्य संख्या कौन होता है, ध्यान देना, काफी सारे बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं। हमने आपको पढ़ाया है जुड़वा आभाज्य संख्या। जुड़वा आभाज्य संख्या वही होता है जिसके दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका अंतर 2 होना चाहिए, अगर आसान भाषा में कहे तो। अब बताओ किसी का भी इसमें अंतर 2 है? नहीं है, यानी 2 का अंतर, ये देखो ये 2 के बाद क्या आता है सर? 3 आता है। 2 के बाद यहाँ पे 4 हो जाना चाहिए। 2 के बाद सर 4 आया, 3 के बाद 4 आया है, 4 के बाद 5 आया है, 5 के बाद 6 आया है। किसी में भी किसी का अंतर 2 नहीं है, सबका अंतर 1 ही है, इसलिए इसमें किसी का भी ऑप्शन नहीं होगा। ये क्वेश्चन ही एक तरीके से गलत है। क्वेश्चन तो सही है लेकिन ऑप्शन ही गलत है, ऑप्शन इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला जो हम लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि y के पावर 5 - 4 को y स्क्वायर से भाग देने पर भागफल का जो घात होगा वह क्या होगा? बस सिर्फ भागफल का घात बता देनी है। यानी कि जब हम लोग y स्क्वायर प्लस 1 को अगर भाग देंगे यहां पे y स्क्वायर माइनस 4 से, तो यह कितने बार में जाएगा, यानी कि कितना घात लगेगा सबसे पहले, और वही आपका अधिकतम ही घात होगा। तो देखो y स्क्वायर में किस से गुणा करेंगे ताकि हम लोग या तो y स्क्वायर y का पावर 5 आ जाए, नहीं तो y के 5 से कम आ जाए। तो y स्क्वायर से ही गुणा करेंगे तो आएगा कि क्या आएगा? y के पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? अगर हमने y स्क्वायर से गुणा किया तो y के पावर हम लोग का यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, अब आगे जाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, बस यहीं से मान लो कि y का घात क्या है सर? 2 आया, अधिकतम घात ये होगा, बस हम लोग का घात पूछा है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर हम लोग का बिल्कुल राइट जवाब। न कि इसका शेषफल पूछा है, न इसका भागफल पूछा है, तो हमको आगे बनाने की क्या जरूरत है, समय बर्बाद करने की क्या जरूरत है, बस ऐसे ही आप सिंपल से आसानी से बता दीजिएगा। अगले हम क्वेश्चन की यदि बात करते हैं, कह रहा है कि बहुपद p इंटू एक्स का एक शून्यक जो है वह 4 है, तो p इंटू एक्स का एक गुणनखंड इनमें से कौन होगा? ये जल्दी से बता दो फटाफट से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि p इंटू एक्स यानी कि 4 का मान इसमें किसमें रखें ताकि उसका वैल्यू 0 आ जाना चाहिए, किसमें रखेंगे? तो ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है x माइनस का 4, और x के जगह हम लोग अगर 4 रखते हैं तो x के जगह अगर हम 4 रखते हैं तो 4 माइनस 4 यानी कि हो जाएगा 0 हो गया ना। तो वही तो कह रहा है कि किसका गुणनखंड है? तो गुणनखंड तभी होता है जब अगर x का वैल्यू अगर किसी बहुपद में रखे उसका मान 0 आ जाए। तो 0 किस में आएगा सर? ऑप्शन नंबर डी में। सिंपल सा एकदम, देखो ट्रिक के माध्यम से समझा रहा है, ज्यादा माथापेची करने की कोई जरूरत नहीं है, आसानी से आप क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं। अगले हम प्रश्न की यदि बात करते हैं, और अगला प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? अब साथियों ये आपका द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद में शून्यकों का जो गुणनफल होता है वह अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बट्टे होता है। क्या होता है? c बट्टे होता है। यानी कि हम लोगों का यहां पे दिया गया है 6 c का वैल्यू और a का वैल्यू सर 1 है, इसको कटाएंगे सर 6 ही होगा, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा सर बी नंबर, कि इसका गुणनफल सर हम लोग का 6 होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करेंगे, जिससे कि आगे से वीडियो मिला करे, और क्लास कैसा लग रहा है आप हमें जरूर बताइएगा। अगला है कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? सर रैखिक बहुपदों की शून्यकों की संख्या 1 होती है, हमने आपको कई बार बताया है, और ये दूसरा जो चैप्टर है, दूसरे चैप्टर से आपका क्वेश्चन आया है, ये सबका हम जो है एक्सरसाइज आपको पढ़ा दिया है 2.1, 2.2, 2.3, तो वो जरूर देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 1। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स माइनस का 42 का एक शून्यक अगर माइनस का 3 है तो के का वैल्यू बता देना है। देखो बहुत ही सिंपल है, शून्य कहने का मतलब हो गया कि एक्स का वैल्यू दे दिया है। अब एक्स का वैल्यू जो भी मान दिया है, जैसे शून्यक -3 है, तो ये वाले बहुपद में हम लोग एक्स के बदले वो वैल्यू यानी कि -3 पुट करेंगे तो हम लोग का आसानी से के का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे हम लोग का बहुपद क्या है सर, एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स और माइनस का 42 है, बराबर इसको कर लेते हैं 0। अब जहां जहां x है तहां तहां माइनस का 3 रखेंगे। अब आइए तो -3 का यहां पे हो जाएगा सर स्क्वायर माइनस के इंटू 3, यहाँ पे x है तो हो जाएगा -3 और माइनस का 42 बराबर हो जाएगा 0। बोलो यस या नो? हाँ गुरुजी बिल्कुल सर सही है। अब चलो -3 का स्क्वायर करोगे तो क्या निकल के आएगा, तो -3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा सर 9, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 9। अब माइनस के में -3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3 क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 3 के, और -42 है तो -42 बराबर हो गया सर 0। अब 9 प्लस में है 42 माइनस में है, तो क्या होगा, 9 को हम लोग खत्म कर देंगे, 42 में घटा देंगे, कितना बचेगा सर 33 बचेगा। यानी कि 3 के माइनस का 33
बराबर हो गया 0। अब इसको आसानी से पक्षांतरित कर देंगे, यानी कि 3k बराबर हो जाएगा सर 33, और इसलिए k बराबर हो जाएगा 33/3, यानी कि 11 तिया 33, यानी कि k का वैल्यू जो हो जाएगा 11 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर दिया गया वो सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। आसान शब्दों में आप समझ रहे हैं, कितनी आसान तरीके से, कोई दिक्कत सर परेशानी नहीं होगी। आप परेशान मत होइएगा कि सर हम पढ़े नहीं हैं, हमें समझ नहीं आता है। ये तो पहला दूसरा चैप्टर से ही क्वेश्चन आ रहा है, छोटा छोटा क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको देख रहे हैं कितनी आसानी तरीके से हम आपको बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2x² माइनस का 4x माइनस 6 का एक शून्यक कौन सा है। इसमें आपको शून्यक निकाल करके बतानी है कि इसमें शून्यक कौन सा है। तो साथियों इसमें शून्यक वही होगा जो जिसका मान हम लोग रखें और वो वैल्यू जो है 0 आ जाना चाहिए। यहां से किसका वैल्यू रखेंगे ताकि 0 आ जाए, एक तो तरीका ये होता है, एक तरीका ये होता है कि आप यहां पे x का वैल्यू जो है वो निकाल लो। तो यहां पे अगर हम निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं सर। आइए निकाल के ही चेक कर लेते हैं। तो यहां पे है 2x² माइनस का 4x और माइनस का 6 बराबर दिया गया है 0। यहां सब में 2 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा सर x² माइनस का 2x, यहां पे बच जाएगा सर 3 बराबर हो गया 0। अब 2 इधर 0 से भाग ले जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा सिंपल हम लोग क्या सर x² बचेगा माइनस 2x बचेगा माइनस 3 बराबर सर 0 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग का ये गुणखंड विधि से इसको हमको तोड़ना होता है, तो क्या करते हैं सर तीसरे वाले पद में पहले वाले पद से गुणा करते हैं, तो माइनस का 3x² हो जाएगा। अब माइनस 3x² को इतने अच्छे 2 बराबर भागों में तोड़ा जाता है ताकि ये बीच वाले मान के बराबर आ जाए, जोड़ा या घटाया जाए। तो क्या करेंगे, पहले तो x² रहने देते हैं। अगर यहाँ पे बताओ माइनस का 3x लिख लेते हैं और यहाँ पे x लिख लेते हैं, तो 3x में x से गुणा करेंगे, 3x² हो जाएगा माइनस का 3x², और माइनस 3x में प्लस x को हटा देंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। देखो आ गया है बिल्कुल, और माइनस 3 बराबर हो गया सर हम लोगों का 0। अब यहाँ पे सर किस चीज को कॉमन लेंगे, x को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस का 3, और यहाँ से प्लस 1 को कॉमन लेंगे हो जाएगा x माइनस का 3 बराबर हो गया सर 0। अब देखो यहां से ये वाला x और ये वाला 1 ये एक पद में आ जाएगा, यानी कि x प्लस 1, और ये हो जाएगा सर x माइनस का 3 बराबर 0। जब हम लोग यहां पे मानेंगे x प्लस 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा सर हम लोग का माइनस का 1, और यहां पे अगर x माइनस का 3 मानेंगे और जब हम लोग x माइनस का 3 बराबर अगर 0 मानेंगे तो x बराबर हो जाएगा सर हम लोग का प्लस का 3। तो यहां से देखो या तो -1 या तो 3, इसमें से क्या दिया है, तो ध्यान देंगे तो यहां पे माइनस का 1 दिया गया है, इसलिए ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है, अगर ये तरीका आपको नहीं समझ में आ रहा है, समझ में बोल रहे हैं मतलब आपको ज्यादा लंबा लग रहा है, वैसे तो इसको बनाना है, इसको समझ के ही रखना है क्योंकि इस एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है ये तरीका से। लेकिन अगर आपको इतना माथापेची नहीं करनी है तो आपको क्या करना, बारी बारी से सबका मान रख करके चेक कर लेना इस समीकरण में, अगर जिसका वैल्यू 0 आ जाएगा समझना वही आपका आंसर सही है। तो अगर इसमें देखो -1 रख करके इसको बनाना तो देखना 0 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से भी आप आसानी तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सर इसी बात पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट से। सर लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए, एकदम दबा के ठोको लाइक फटाफट से, है ना। लाइक करने से आपकी कुछ कमी थोड़ी ना होती है, हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेस्ट कर पाते हैं। और आपको तो पता है कि बिहार की सबसे बड़ी टीम आपको हमने खड़ी कर दी है, उसका लाइव क्लास लीजिए। और रात्रि 8 बजे सर टेलीग्राम पे टेस्ट चल रही है, आपको जरूर जुड़ना है और आप टेस्ट दीजिए। टेलीग्राम पे जाइए, सर्च करिए DLS एजुकेशन मंटू सर, ठीक है, या DLS एजुकेशन विद्याकुल, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के कितने हल संभव हैं। साथियों इसके जो हल है इसके अनगिनत हल होंगे, ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है। तो रैखिक बहुपद का आलेख जो होता है हमने कई बार बताया सर, रैखिक बहुपद का आलेख जो होता है एक सरल रेखा होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सरल रेखा। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद 2x² माइनस का 10x प्लस 6 का एक शून्यक कौन सा है, ये बता दो। इसमें किसी का शून्यक ये नहीं है, यानी कि कोई भी इसमें वैल्यू रखोगे साथियों तो इसमें 0 नहीं आएगा। क्या आएगा, 0 नहीं आएगा। या आप उस भी माध्यम से ज्ञात करोगे तो ये ना 2 आएगा ना 4 आएगा ना माइनस का 3 आएगा, ये कोई दूसरा आंसर आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन सर इसका डी नंबर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ay² प्लस by प्लस c का आलेख कैसा होगा। तो ay² प्लस by प्लस c का जो आलेख होता है वह परवलय के रूप का होता है, यानी कि ऑप्शन होगा जाएगा हम सबका बी नंबर। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। देखो विरोधी समीकरण के कोई हल नहीं होता है ना, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर सी नंबर की कोई हल नहीं होता है। ये आपको याद कर भी सकते हैं या आपको बता देंगे जब ये चैप्टर हम लेकर के आएंगे अच्छे तरीके से। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि y बराबर अगर 6 है तो
y बराबर 6 का आलेख कैसा होगा, y बराबर अगर 6 है तो उसका आलेख कैसा होगा, यहां पे हम इसको लेते हैं फिर आपको बताते हैं। देखो ध्यान से, ये हम लोग का ये कार्तीय तल होता है, ये हम लोग का, इधर हम लोग का सबको ही जानते हैं सर क्या होता है, इधर आपका y होता है, इधर का माइनस का y होता है, या y डैश होता है, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे माइनस का x होता है। कह रहा है कि y बराबर 6 है, सपोज मान लेते हैं कि सर यहाँ पे 6 है, तो कह रहा है इसका आलेख, अगर इसमें हम लोग एक रेखा खींचते हैं किसके समानांतर जा रही है, सर देखो ये x अक्ष के समानांतर जा रहा है, किसके अक्ष के समानांतर है, यह x अक्ष के समानांतर है, इसलिए सिंपल और आसानी से आप कह सकते हैं कि x अक्ष के समानांतर होगा, यानी कि ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा सर ए नंबर। ओके, चलो आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 5,8 की x अक्ष से लंबिक दूरी जो होगी क्या होगी। ये सबसे सिंपल होता है, देखो अगर x अक्ष से पूछेगा तो y का वैल्यू बता देना, देखो ये x का वैल्यू होता है पहला, दूसरा y क्या होता है, तो अगर ये पूछेगा हम लोगों से क्या चीज, x अक्ष से लंबिक दूरी, तो हम लोग का y का वैल्यू यानी 8 हो जाएगा, तो 8 ही का ही बस सिंपल कर देना। अगला है कि बिंदु -4,0 से मूल बिंदु की दूरी क्या होती है, तो मूल बिंदु की दूरी ज्ञात करने के लिए बस एगो रूट आप लगाना, कुछ नहीं जानते हो, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना, तो -4 का स्क्वायर कर लो और 0 का स्क्वायर कर लो, -4 का स्क्वायर करोगे तो आपका हो जाएगा सर 16 और 0 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 0, 16 और में 0 जोड़ोगे सर हो जाएगा 16, 16 को बाहर कर दो आ जाएगा आंसर 4, बस आप आंसर कर दो 4 इकाई, बस सिंपल सा है सर। चलो अगला है कि बिंदु 2,-5 किस चतुर्थांश में है। अब ध्यान देना, ये तो याद करके रखना और फिर लिख लेना कि मंटू सर बोल रहे थे किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब देखना साथियों, ये हम लोग होता है पहला चतुर्थांश, ये होता हम लोग का दूसरा चतुर्थांश, ये होता हम लोग का तीसरा चतुर्थांश, ये होता हम लोग का चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में दोनों संख्याएं प्लस में होती है, दूसरे जो चतुर्थांश होती है वो दूसरा चतुर्थांश में क्या होती है, पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या प्लस होती है, तीसरे चतुर्थांश में दोनों संख्याएं हम लोग का माइनस में होती है, और चतुर्थ चतुर्थांश में पहला संख्या प्लस और दूसरा संख्या माइनस होती है। इसमें क्वेश्चन कहा क्या है, सबसे पहले पहला प्लस में संख्या है, इसे अंक कितना भी उससे मतलब नहीं है, अंक से मतलब मत रखना, 2 प्लस में है और 5 माइनस में है, तो देखो प्लस माइनस किस में है, देखो यहाँ पे चौथा चतुर्थांश में, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सर डी नंबर। और देखना इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं कि पहले चतुर्थांश में दोनों संख्या प्लस होती है, दूसरे में पहला माइनस होता है दूसरा प्लस होता है, तीसरे में दोनों संख्या माइनस होती है और चौथे में पहला संख्या प्लस होती है दूसरी संख्या माइनस होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 3,-4 से मूल बिंदु की दूरी क्या होगी। जब भी मूल बिंदु की दूरी पूछेगा आपको बिना सोचे समझे करना क्या है कि वो आपको लगाना है रूट और दोनों संख्या का स्क्वायर करके कर देना है, जोड़ देना है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे सर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे -4 का स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा 16, 16 और 9 होता है सर हम लोग का 25 और 25 को बाहर करेंगे आ जाएगा सर हम लोग का 5। कहां 5 है सर, ऑप्शन नंबर देखो सी में है, सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक कहे तो या मूल बिंदु के नियामक कहे तो 0,0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर देखो यहां पे दिया गया सर सी नंबर में और सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 2,0 और -1,4 के बीच की दूरी क्या होगी। अब देखो बीच की दूरी आपके एग्जाम में 100% पूछेगा, फाइनल एग्जाम में भी, वैसे तो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में तो पूछा ही है। इसको करना क्या होता है, बस आप सिंपल सा एक लगाना रूट, क्या लगाओगे सर, एक सिंपल सा आप लगाना यहां पे रूट और मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, ये सॉरी बिंदु के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो देखो ये x1 y1 होता है और x2 y2 होता है। तो करना क्या है, अगर ये भी आपको नहीं पता है कि कौन भाई x1 y1 होता है x2 y2 होता है, तो कुछ नहीं करना है, ये दूसरे वाला मान में से जो दूसरा वाला होता है ना उसमें का पहला क्या है सर -1 है, तो यहां पे लिख लेना सर -1 और इसमें घटा देना पहले वाले बिंदु का पहला संख्या -2, यहां पे कर दो सर -2 और इनका कर दो सर स्क्वायर, कुछ नहीं पता है तो अब इसको प्लस लगाओ। उसके बाद अब दूसरे वाले बिंदु में दूसरा अंक क्या है 4 और 4 में से घटा दो -0, यानी कि 4 में से घटा दो 0, इसका कर दो सर स्क्वायर। अब देखो यहां पे क्या करोगे सर -1 और -2 क्या होता है सर -3 होता है, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे सर क्या है कि 4 में से 0 हो जाएगा तो केवल बचेगा 4, यानी कि 4 का स्क्वायर। अब -3 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 3 3 का 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 16, 16 9 हो गया सर हम लोग का 25 और 25 को बाहर करेंगे बच गया सर 5, यानी कि हम लोग का आंसर जो हो जाएगा 5। किधर ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी नंबर है और बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। फटाफट से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, फटाफट से जल्दी से कर लो अगर नहीं किया हो तो, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे।
अगला है कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने अक्ष का कोण बनाती है। देखो मिनट की जो सुई है ना वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। बस याद करके रखना कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में आपका 6 डिग्री का कोण बनाती है, ये याद करके ही रख लेना, ठीक है। चलो अगला है कि 7 सेंटीमीटर तिरछे एवं 90 डिग्री केंद्रीय कोण वाले चाप की लंबाई क्या होती है। अब देखो चाप की लंबाई का तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई आर होती है, ठीक है। अब देखो थीटा यानी कि जो वैल्यू दी गई हम लोग का कोण का यानी कि 90 बटा यहां पे 360 कर दो गुणे 2 का 2, पाई के बदले सर 22/7 होता है और आर के बदले सर हम लोग का सिंपल 7 दिया गया है। कितना दिया सर, 7 दिया है। अब इसको बस गुणा कर दो, 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया और 9 चौका हो जाएगा सर 36, फिर ये हो जाएगा सर 2 दूनी 4 और 2 से कटाएंगे 11 दूनी 22। अब सिंपल कट कुट के बचा क्या, सिंपल सा 11, यानी कि आंसर हो जाएगा सर 11 सेंटीमीटर। बस आपका आ गया आंसर ऑप्शन नंबर बी में। देखो कितना सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, फॉर्मूला याद होगा बस आपका ऐसे ही यूं ही आपका आंसर चला आएगा। अगला है कि उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और केंद्रीय कोण जो है वह 60 डिग्री है। अब देखना अब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें क्या पूछा है सर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल में हो जाएगा हम लोग का, यहीं पे बना देते हैं इसको भी। इसका फॉर्मूला होता है थीटा बट्टा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखो अगर चाप की लंबाई पूछेगा तो वहां पे केवल 2 पाई आर लगा देना, अगर केंद्रीय क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर लगा देना। अब देखा थीटा का मान क्या इसमें 60 है, रख दो यहां पे सर 60 बट्टा 360, ओके, गुणे पाई के बदले सर होता है 22/7 लिख दो और आर का वैल्यू कितना दिया है सर, 21 दिया है, तो हो जाएगा सर हम लोग का 21 और गुणे 21 हो जाएगा, या 21 का स्क्वायर कर दो, बात तो एक ही है। चलो अब देखना ध्यान से कटाना, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 6 छाक के 36 हो गया, ठीक है। 7 त्रिका सर 21 होता है, 3 दूनी सर 6 होता है, 2 11 दूनी 22 होता है, बचा क्या 11 गुणे 21। अब 11 में 21 से गुणा कर लो और देखो क्या आंसर आ रहा है, फटाफट से जोड़ दो, 1 3 2 231, कहां है सर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सर डी में दिया गया है और इस तरीके से आपका डी नंबर जो होगा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ओके साथियों, अगला देखो, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को बनानी है। अगला कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल बता दो। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल जल्दी से कमेंट करो, क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू सर क्या है, तो आप सभी को पता है कि सर 22/7 ही मानिएगा, और आर का वैल्यू क्या है सर 5 है, यानी कि हम लोग करेंगे सर 5 गुने 5 करेंगे, ठीक है, यही करेंगे ना। हाँ चलो, लेकिन ध्यान देना साथियों, यहां पे पाई का बदले पाई ही रखने की बोला गया है, क्योंकि ऑप्शन में सब जगह पाई ही है, इसलिए यहां पे 22/7 नहीं रखेंगे। पाई आर स्क्वायर जो है वो पाई को पाई रहने देंगे वैसे ही, क्योंकि आंसर पाई में ही आया है, और आर के बदले हम लिख देंगे क्या 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 गुणे 5 क्या हो जाएगा 25, यानी कि 25 पाई हो जाएगा आंसर। देखो 25 पाई कहां पे है, 25 पाई आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, 25 पाई सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ओके साथियों, समझ में आया। चलो आगे बात करते हैं, कह रहे कि वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है। अब देखो वृत्त की परिधि, सर वृत्त की जो परिधि होती है वो वृत्त की परिधि क्या होती है सर, 2 पाई आर होती है, यही होती है ना, क्या होती है 2 पाई आर होती है। और हम लोग का व्यास क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2r, क्या होता है 2r होता है। देखो r से r कट गया और 2 से 2 कट गया, बचा क्या, केवल बचा पाई, यही बचा ना। अब पाई का वैल्यू रख लो सर, पाई का वैल्यू होता है 22/7, क्या होता है 22/7 होता है, ठीक है। तो 22/7 यानी कि 22:7 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ए नंबर हो जाएगा। सिंपल आसानी तरीके से हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहे कि 22 किलोमीटर दूरी तय करने में एक कार के पहियों को 25,000 चक्कर लगाना पड़ता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है और आपको बनाने में थोड़ी सी परेशानी डाल सकता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझिए कैसे बनेगा आसानी तरीके से। एक बार तो जोरदार तरीके से सर लाइक और शेयर होना चाहिए, जितने बच्चे को आप लोग जोड़ सकते हैं जोड़िए, और ये डीएलएस एजुकेशन मंटू सर का जो पावर है वो दिखा डालिए। ये आप पे छोड़ते हैं, सब्सक्राइब कैसे कराना है, कैसे बच्चों को जोड़ना है, और 1 मिलियन का जो सपना है वह कैसे पूरा करना है वो आप पे डिपेंड है। सारी कोर्स हम आपके लिए फ्री कर दिए हैं, सब कुछ फ्री कर दिए हैं,
बस आपको पढ़ाई करनी है और टॉपर बनना है। टॉपर वेरिफिकेशन तक आपका साथ हम जरूर देंगे, टॉपर बना के छोड़ेंगे, ये पूरी जिम्मेवारी, पूरी गारंटी हमारी है। कह रहे हैं कि 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में, अब देखना 25 किलोमीटर को सबसे पहले आप बदलना होगा। अब 25 को क्या करो सर, यहां पे देखो सिंपल आसान भाषा बताएंगे। पहले आप 1000 से गुणा करोगे, ठीक है, क्या करोगे 1000 से जब आप गुणा करोगे तो मीटर में बदल जाएगा। अब मीटर को सर सेंटीमीटर में बदलने के लिए सर 100 से गुणा करनी पड़ती है, ठीक है, कितने से 100 से गुणा करना पड़ती है। अब कह रहा है कि सर इतने सेंटीमीटर की दूरी तय करने में, यानी कि 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में 25,000 किलोमीटर की, इसको मैंने 25,000 चक्कर लगाना पड़ता है। इसमें क्या करना है सर, 25 से भाग दे देना है, ठीक है, क्या बचेगा सर 25,000 है ना, तो 25,000 से भाग दे दो, ठीक है। यहाँ पे हम बना देते हैं 3 आपको 0। अब देखो कटाओ, 0 से 0 कट गया, ये तीनों खत्म कर दो, ये तीनों खत्म हो गया, बचा क्या सर, बचा हम लोग का यहाँ पे पूरे 2200 और नीचे बचा सर 25, ठीक है। अब इतनी जो है हम लोग को ये बचा। अब क्या कर रहा है कि सर पहिए की त्रिज्या, यानी कि अगर ये एक चक्कर, अगर हमने एक चक्कर निकाला सर, एक चक्कर को दूरी को तय करने में इसको इतना लग रहा है एक चक्कर में, ठीक है, एक बार जब घूमेगी। अब जब एक चक्कर में ये घूमेगी तो कह रहा है कि हम लोग का यहां पे निकालना क्या चाहिए सर, इसकी त्रिज्या। तो हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि वृत्त की जो परिधि होती है वह 2πr होती है, 2πr होती है। तो 2πr बराबर हो गया हम लोग का 2200/25, ठीक है। अब 2 को वैसे ही 2 रहने देते हैं, 22 यहां पे पाई के बदले 22/7 रख लेते हैं, और आर तो हम लोग को निकालना ही, तो आर का आर वैसे ही रहने देते हैं, बराबर। अब यह क्या है 2200 बटा यहां पे हो गया सर 25, ठीक है। अब इसे एक छोटा सा तरीका हम अपना लेते हैं साथियों, ये लंबा प्रोसेस हो जा रहा है। देखो 2πr या फिर वृत्त का ये परिधि होता है πd, इससे बनाओ ताकि आसान रहेगा सर। किससे बनाओगे, πd से ही बनाओ, ठीक है। अब देखो यहां पे पाई के बदले 22/7 कर लो और डी को वैसे ही रहने दो, और 2200 को 2200 कह दो, ये आसान तरीका हो जाएगा। अगर उसे मान लीजिए इसे गुणा भाग करने में ज्यादा समय लग जाता, चलो तो डी बराबर क्या होता, डी बराबर होता सर 2200/25, ठीक है, गुणे ये 7 को अब ऊपर भेजेंगे क्योंकि भाग में है, तो 7 हो जाएगा ऊपर, बट्टा नीचे हो जाएगा सर 22, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा सर हम लोग का 22 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 22 से कितना बार में कटेगा 2200, तो 100 बार में कटेगा, और ये 25 चौका सर कितना हो गया 100 हो गया, और 7 चौका सर 28, यानी कि डी का जो वैल्यू निकला वो हम लोग का हो गया सर 28। लेकिन डी हम किसे कहते हैं सर, व्यास कहते हैं, लेकिन व्यास तो बतानी नहीं है, त्रिज्या बतानी है। तो व्यास त्रिज्या बराबर क्या होती है, व्यास की आधी होती है, यानी कि डी बराबर हम लोग का यहाँ पे आर बराबर होता है d/2, यानी कि 28/2, यानी कि हो जाएगा सर 14, यानी कि 14 सेंटीमीटर हो जाएगा हम लोग का सिंपल आसानी तरीके से सर आंसर। अब देखना एक बार और आपको समझा देते हैं कि ये क्या है। कह रहा है कि 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक कार को कितना 25,000 चक्कर लगानी पड़ते हैं। सबसे पहले एक चक्कर की दूरी हम लोग को निकालनी है। इसको जो किलोमीटर है इसको सबसे पहले सेंटीमीटर में बदलना है, तो सेंटीमीटर में बदलने के सबसे पहले 22 में गुणा किया 1000 से, तो वो मीटर में बदल गया है। मीटर में बदलने के बाद सेंटीमीटर में बदलनी है, यानी कि 100 से गुणा कर दिया है, भाग दे दिया सर 25,000 से। 25,000 से जैसे भाग दिया तो एक चक्कर को पूरा करने में उसको इतना समय, ये इतना लग रहा है 2200/25 लग रहा है। अब हम लोग का सर कह रहा है कि इसकी त्रिज्या निकालनी है, तो यानी कि ये जो निकला है ना वो एक चक्कर पूरा करने में इसकी परिधि निकली है ना, ये परिधि बोला, हाँ परिधि निकली है। अब परिधि जो होती है वो 2πr होती है या πd होती है, तो हमने πd से ही आपको बना करके दिखाया, क्योंकि πd से बनाएंगे तो थोड़ा सा गुणा करना जो होगा आसान हो जाएगा, ऐसे 2πr भी रखेंगे तब भी बन जाएगा। तो πd बराबर इतना रखा, फिर कट कुट के आ गया डी का वैल्यू 28, डी बराबर होता है सर ये आर बराबर होता है d/2, 28/2 कर दो 14 आ गया, बस इस तरीके से बनाना होता है। चलो आगे क्वेश्चन कह रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन सर सी होगा। अगला है कि एक पहिए का व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो एक चक्कर पहिया कितनी दूरी तय करेगा। देखो व्यास अगर 7 है तो इसकी कह रहा है कि सर कितनी दूरी तय करेगी। अब देखो यहाँ पे हम लोग का ये अभी आपको बताया कि वृत्त की परिधि होगी, यानी कि पाई हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पे पाई की जगह हम लिख लेंगे 22/7, ठीक है, और डी का जो वैल्यू है वो डी का वैल्यू रख देंगे सर 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा सर 22, यानी कि 22 हो गया हम सभी का राइट जवाब, ऑप्शन नंबर सर बी। आप 2πr से भी निकालेंगे तब भी निकलेगा, हालांकि जब व्यास ही दिया है तो व्यास का फॉर्मूला, व्यास से अगर फॉर्मूला बात कर रहे हैं तो πd होता है, तो उसी से निकाल दो, ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात अगर 5:7 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। ध्यान देना, दो वृत्त की परिधि, अब देखिए ना दो वृत्तों की परिधि क्या है, यानी कि एक वृत्त हो गया 2πr1, ठीक है, और एक कर लेते हैं 2πr2, ठीक है। इसका जो अनुपात है साथियों वो 5:7 है, ठीक ना, 5:7। तो कह रहा है इसके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो देखो 2π से 2π तो कट जाएगा, यानी कि r1/r2 हो गया और यह हो गया 5/7। क्या हो गया, 5/7 हो गया। अब ध्यान देना, काफी सारे बच्चे इसको करेंगे क्या कि 5:7 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका राइट जवाब हाँ, काफी बच्चे करेंगे नहीं, ये होगा ही 5:7, ये 5/7 है, r1/r2 यानी कि 5:7, ये 5:7 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही, ठीक है। अगला है कि एक वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि की सांख्यिक मानों का अनुपात क्या होता है। क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि। अब ध्यान देना, तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है सर πr² और वृत्त की परिधि होती है 2πr होती है या πd होती है, लेकिन यहाँ पे r में है तो हम लोग r वाला ही लिखेंगे, यहाँ पे 2πr लिखेंगे। अब देखना, पाई से पाई कट जाएगा, एक बार से एक बार कट गया, ऊपर क्या बचा सर r/2 यानी कि r/2, ठीक है। क्या है, r/2, ऑप्शन नंबर सर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें किसका मान 1 से अधिक है। अब ध्यान देना, अब 1 से मान किसका अधिक है। अब इसमें ध्यान देंगे तो 10 अगर हम 45 की बात करते हैं, 10 45 की, तब तो मान भाई 1 होती है, लेकिन ये 10 45 तो कहीं दिया नहीं है और उससे भी ज्यादा पूछ रहा है। तो 10 45 के बाद देखो 10 50 दिया है, क्या दिया है 10 50, तो 10 45 का वैल्यू जब 1 आ जाता है तो इसका मतलब 1 से ज्यादा तो 10 50 कहीं आएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा हम लोग का सर यहां पे 10 50, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें किसका मान सबसे कम है, सबसे कम बताना है, किसका वैल्यू है सबसे कम। तो देखो साइन 90 का मान तो सर 1 होता है, लेकिन वही कॉस 90 की मान करते हैं तो 0 होता है, यानी कि सबसे कम तो 0 ही होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि इनमें किसका मान सबसे अधिक है। अब इसमें अधिक पूछ रही है, तो देखो यहाँ पे 10 45 है और 10 45 का मान सर 1 होता है और 1 से ज्यादा किसी का भी नहीं है, यानी कि एक ही आपका ए नंबर ऑप्शन है, वही सही हो जाएगा। क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया, जल्दी करिए और टेलीग्राम से आप लोग अवश्य जुड़िएगा, वहां पे पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल रही है और रात्रि 8 बजे भी आपका टेस्ट हो रही है। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, अपने साथियों को चैनल से, ग्रुप से जोड़िए, सब्सक्राइब करिए, उन्हें बोलिए कि आप बेहतर तैयारी करें, क्योंकि अब समय नहीं है साथियों, बहुत ही कम समय है। दिन रात आपके बिहार बोर्ड जो है मेहनत कर रहा है, ये समय पे कार्य कर रहा है ताकि आपका एग्जाम समय से हो सके, तो आपको भी समय से करनी होगी। अगला है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री है तो 2 cos 2 थीटा का मान क्या होगा। ध्यान देना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सर कि थीटा बराबर 30 डिग्री है तो यहां पे 2 cos 2 थीटा का मान क्या होगा। ध्यान देना, 2 cos 2 थीटा। अब 2 को 2 रहने देते हैं सर cos, और 2 को 2 वैसे ही थीटा के बदले सर रख देते हैं कितना, 30 डिग्री है, 30 कर देते हैं। तो 2 cos और 30 दूनी हो गया सर 60, यानी कि 2 cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो सर cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। क्या होती है, 1/2। अब 2 से 2 कट गया, बचा सर कितना, 1 बचा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर इस ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आपको जितने भी क्वेश्चन वो समझ के बताना है, समझ के पढ़ना है। वैसे हमारा भी मन है कि भाई हम ऐसे ही टिक करके चले जाएं, देखो 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, 4 का डी, ऐसे ही करके चले जाएं तो भी हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि अगर यहां से अंक कहीं अलग तरीके से पूछ दे आपके फाइनल एग्जाम में। ये तो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम है, मैं आंसर बता देता, आप लिख करके छाप के चले जाते, लेकिन वो जरूरी नहीं ना है। जरूरी यह है आपको अच्छा नॉलेज हो, आपको क्वालिटी कंटेंट प्राप्त हो, आप बेस्ट कर सके। अगर हो सकता भविष्य में आप भी टीचर बने तो इन सारी समस्याओं को आप पहले से झेले हैं तो समझा पाएंगे, ठीक है। चलो अगला है, इसमें किसका मान 0 है। सर इसमें 0 किसका वैल्यू है, बस सिंपल यही बता देनी है, 0। तो हम सभी क्या जानते हैं सर, साइन 0 का वैल्यू ही 0 होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर, कि साइन 0 का जो वैल्यू है वो हम लोग का 1 होता है, 0 होता है। साइन 60 का मान इसमें से किसके मान के बराबर है, साइन 60। अब साइन 60 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है। क्या होता है, साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। अब इसमें पूछ रहा है कि सर
√3/2 होगा वो किसका वैल्यू होगा? तो जो sin 60 का वैल्यू होता है वही cos 30 का वैल्यू होता है, यानी कि उसका भी वैल्यू √3/2 होता है, यानी कि cos 30 जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ये सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि sin स्क्वायर 90 डिग्री और tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है? अब देखना, साइन जो 90 है वह sin 90 का वैल्यू होता है सर 1, क्या होता है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस tan 45 का वैल्यू होता है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और फिर 1 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 1 1 1 हो जाएगा सर 2, यानी कि देखो 2 इसका जवाब कहां है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, और इस तरीके से आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। उसी तरीके से प्रश्न एक और है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? अब ध्यान देना, साइन स्क्वायर 60 का सर वैल्यू होता है √3/2, तो इसका कर दो स्क्वायर, प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री का, तो कोस स्क्वायर 60 डिग्री का क्या बताए थे सर? इसके जो ये वैल्यू है अगर आप भूल जाते हैं बार बार तो इसके लिए हम एक ट्रिक भी बता दिए हैं। इसी वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट में एक लिंक है मैथ का, उसमें सारा वीडियो लगी हुई है, आप ट्रिक के माध्यम से इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। तो cos 60 का वैल्यू होता है सर 1/2, और 1/2 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब चलो √3/2 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? तो √3 का स्क्वायर करेगा हो जाएगा सर 3, 2 का स्क्वायर करेगा हो जाएगा 4, प्लस 1 का स्क्वायर करेगा हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर करेगा हो जाएगा सर 4। अब 4 का एलसीएम निकालोगे सर हो जाएगा 4, अब ऊपर क्या बचेगा सर 3 और ये बचेगा 1, 3 और 1 हो जाएगा 4, तो 4 बट्टे हो जाएगा 4, यानी हो जाएगा सर आंसर 1, यानी कि 1 आपका आंसर कहां है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, और इस तरीके से आपका जो ऑप्शन है वह ए नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पूरी क्लास देखिए, मजा आएगा सर, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, और इसी तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा सर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए का व्युत्क्रम इनमें से कौन है? साइन ए का व्युत्क्रम, अब देखो साइन ए का व्युत्क्रम जो होता है वो आपका कोसेक होता है, लेकिन इसमें कोसेक देखो तो कहीं नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर डी। ध्यान देना क्या हो जाएगा? डी। न कि काफी सारे बच्चे कोस पे टिक कर देंगे, लेकिन कोस नहीं होता है, कोसेक होता है। ठीक है, देखो व्युत्क्रम यानी कि 1/sin ए होगा, 1/sin ए होगा ना, तो 1/sin ए किसके बराबर होता है सर? कोसेक ई के बराबर होगा, तो कोसेक तो कहीं मान दिया ही नहीं है। इस तरीके से आपका जो जवाब हो जाएगा वो डी नंबर हम लोगों का हो जाएगा। अगला है कि कर्ण और आधार का अनुपात क्या होता है? देखो ध्यान से, कर्ण और आधार, ठीक है, आधार बट्टे कर्ण क्या होता है सर? कॉस होता है, और कॉस का उल्टा ही होगा ये, कर्ण बट्टा आधार, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सर? सेक होता है, यानी कि हो जाएगा सर सेक, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगला है इनमें से कौन सादा समरूप है? समरूप कौन है? हमेशा समरूप कौन होता है सर? वृत्त होता है। वृत्त को आप थोड़ी ना इधर उधर बना सकते हैं, हमेशा वह गोल ही होगा कोई भी, तो ये हमेशा समरूप होता है, ऑप्शन ए होगा। इनमें से कौन सादा समरूप नहीं है? सादा समरूप कभी नहीं हो सकता है, वो त्रिभुज है साथियों। त्रिभुज जो है वह कभी समबाहु त्रिभुज, कभी समद्विबाहु त्रिभुज, कभी विषमबाहु त्रिभुज, कई तरीके के त्रिभुज बनता है, तो ये सादा समरूप की बात करते हैं तब नहीं होगा, वैसे इसमें भी समरूपता होती है ना। चलो, तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि आधारभूत अनुपातिकता परिमेय क्या कहलाता है? तो साथियों हम लोग सब लोग जानते हैं, उसे हम लोग थेल्स परिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? थेल्स परिमेय कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर हम लोग का ए नंबर। अगला है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटने वाली रेखा किसके समानांतर होती है? देखो, किसी त्रिभुज की दो समान अनुपात में अगर बांटेगी तो तीसरी भुजा के समानांतर होगी, अगर इसे हमें बांट देते हैं तो ये किसके समानांतर है सर? ये इसी के समानांतर होती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ये तीसरी भुजा के समानांतर होगी, यानी ऑप्शन सर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज में क्या बराबर होते हैं? तो दो समरूप त्रिभुज में बराबर क्या है? उसके संगत भुजा भी बराबर हो सकती है, संगत कोण भी, संगत शीर्षलंब भी, यानी कि इनमें से जो ऑप्शन डी नंबर दिया गया वो आपका सही जवाब है। ठीक है, अब देखना अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज एस टी यू दो इनमें तो इनमें कौन सा सत्य है? इसमें से भाई साहब सत्य कौन सा है ये बताना है। तो देखो, इसमें का जो हम लोग का कोण P का जो वैल्यू होगा ये कोण S के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर हम लोग का ए नंबर। अगला है यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज है पी क्यू बार में तो कोण B किसके बराबर होगा? तो कोण जो B होगा वो कोण आपके Q के बराबर होता है। देखना, ये यहां से भी आप देख सकते हैं, ऐसे इस तरीके से भी कोण Q के बराबर होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते कह रहे हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज BCA में पी आर का संगत भुजा क्या होगा? पी आर का, देखना यहां पे एक दो त्रिभुज हम बना देते हैं। एक त्रिभुज का नाम है सर पी क्यू आर है, और
एक त्रिभुज का नाम जो है वो हम लोग का बी सी ए है, बी सी और ए है। तो कह रहा है कि क्या है पी आर, देखो क्या है पी आर, यानी कि इसके बराबर कौन होगा, तो यही होगा, यानी कि बी ए होगा, बी ए होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा सर डी नंबर हो जाएगा राइट जवाब। अगला है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है। दो समरूप संगत भुजाओं के जो अनुपात होता है वो क्या होता है, तो वो दो समरूप त्रिसंगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो समान होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है कि त्रिभुज यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ और कोण ए बराबर 50 डिग्री, कोण बी बराबर 70, तो कोण एफ क्या होगा, और इसे लिख लो इंपोर्टेंट सर, क्योंकि इसके फाइनल एग्जाम में भी यहां से ये क्वेश्चन आ जाएगा, लिख लेना कहीं पे भी, इसको जरूर बनाना, ध्यान से इसको समझा देते हैं। देखो दो गो त्रिभुज है, एक गो त्रिभुज हम इसको बना लेते हैं यहां पे, और एक गो त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग यहां पे। एक गो त्रिभुज का नाम है सर एबीसी, क्या नाम है ए बी और सी है। एक त्रिभुज का नाम है हम लोग का डीईएफ, डीईएफ है। अब देखना ध्यान से, कहा क्या है कोण ए बराबर 50, यानी कि इसका वैल्यू दिया है सर 50 डिग्री, कोण बी बराबर दिया है सर 70 डिग्री, और कोण एफ बराबर जो दे दिया गया है वो हम लोग का दिया है सर, ये कोण एफ बतानी है ना, अच्छा हाँ कोण एफ आपको बतानी है। देखो दिया है वैल्यू, इसमें पूछ रहा है इसमें, तो देखो ध्यान से, ये जो ये वाला है ये वाला है, और यहाँ जो कोण सी है उसी के स्थान पे है, ऐसे भी समझ सकते हैं, सिंपल सा आसानी से समझे तो देखो ये दो जो वैल्यू दी गई है, तो तीसरा वैल्यू साइन से निकल जाएगा, कैसे, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी कि हम लोग का यहाँ मान लेते हैं, इसे एक्स मान लेते हैं, और इतना जितना वैल्यू यहाँ पे आएगा उतना ही इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण आपका 50 डिग्री प्लस का कोण का 70 डिग्री और प्लस कोण एक्स हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। अब 50 और 70 कितना होता है 120 होता है, 120 प्लस कोण x बराबर हो जाएगा 180, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, कोण x बराबर 180 में से हम लोग 120 घटा देंगे, यानी कि हम लोग हो जाएगा सर 60 डिग्री, ठीक है, यानी कि हो जाएगा f का वैल्यू 60 या c के वैल्यू 60, तो ऑप्शन नंबर सर बी में दिया गया है, और इसलिए आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, और कोशिश करो साथियों कि हमसे तेजी से आप लोग जवाब दे सके, तो जाकर के बहुत अच्छा लगेगा। अगला है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का जो माध्य होता है क्या होता है। अब देखो विषम संख्या का जो माध्य, यानी कि विषम संख्या होना चाहिए लगातार प्रथम विषम, तो एक हो गया आपका, आपको सब विषम संख्या कितने होती है 3, फिर 5, फिर 7, और फिर होती है सर हम लोग का 9, 1 2 3 4 5 हो गया ना, भाग दे दो 5 से, यही होता है ना, जो भी है उसको जोड़ लो विषम संख्या को, और जितने भी कह रहा है जितना अंक है उतना से भाग दे दो नीचे, तो जोड़ो 9 7 कितना होता है 16, 16 5 कितना हो जाएगा 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा सर 24, और 24 होगा 25, 25 + 5 यानी हो जाएगा सर आंसर 5। कहां है ऑप्शन नंबर देखो 5 बी नंबर में है सही जवाब। उसी तरीके से अब कह रहा है यहां पे अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 6 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब सबसे पहले तो भाई माध्य ज्ञात करने के लिए सम संख्या प्राप्त होनी चाहिए 6 लगातार, तो 6 में क्या कौन होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा, एक 6 होगा, एक 8 होगा, और एक 10 होगा, और एक 12 होगा। सबसे पहले माध्य ज्ञात करने के लिए से या तो अवरोही या तो आरोही क्रम में सजाया जाता है, यानी कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाया जाता है, तो ये बढ़ते क्रम में सजा हुआ है। अब क्या करते हैं कि सर इसको आधा आधा कर देते हैं, देखो इधर से करेंगे, इधर से 3 और इधर हो जाएगा सर हम लोग का 3, हो गया ना, आधा आधा हो गया। अब जो आधा आधा हो गया ना, तो जो ये बीच वाला जो वैल्यू आया, ये वाला 6 और ये वाला 8, इसको जोड़ लेते हैं 6 और 8, और सिंपल सा 2 से भाग दे देते हैं, एक ट्रिक है ये, ठीक है। तो 6 और 8 कितना होगा 14, और 14 बट्टा कर देंगे सर 2, यानी कि हो जाएगा सर आंसर हम लोग का 7, क्या होगा 7 आंसर हो जाएगा। या फिर इसका फिक्स सूत्र होता है कि सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेना, सजाने के बाद से यानी कि बढ़ते और घटते क्रम में सजा लेना, और रूल होता है 1/2 इंटू n/2वां पद प्लस 1 n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है। तो बनाओगे तब भी आपका 7 ही आएगा, है ना, या इस तरीके से भी आप बना सकते हो। सम संख्या के लिए यह सूत्र होता है, यह ध्यान रखना। विषम संख्या के लिए दूसरा सूत्र होता है, ठीक है। चलो उसमें कुछ नहीं करनी है,
आप विषम संख्या जो होगा ना उसमें 3 इधर से और 3 इधर से एगो संख्या एक्स्ट्रा बच जाएगा, जो एक्स्ट्रा बचेगा वही आपका आंसर हो जाता है। चलो अगला है कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने की कितनी विधियां है। तो वर्गीकृत आंकड़े की निकालने की जो विधियां है वो 2 विधियां है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। कौन कौन सी विधियां है आप हमें नीचे कमेंट जरूर करना। अगला है इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप नहीं है वो आपका बारंबारता हो जाएगा यहां से, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी। अगला है संचयी बारंबारता वक्र का दूसरा नाम क्या है। तो संचयी बारंबारता का दूसरा नाम जो है वो त्वरण है। क्या है सर, त्वरण है, यानी ऑप्शन ए। और सबसे इस फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के सबसे लास्ट प्रश्न है, इसके बाद से सब्जेक्टिव का, और इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा वो बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। पग विचलन विधि से क्या ज्ञात किया जा सकता है। तो भाई पग विचलन विधि से आपको जो है माध्यक भी ज्ञात किया जा सकता है, माध्य भी और बहुलक भी, यानी इनमें से सभी जो दिया गया है वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आपको बताते हैं कि आप इसका पीडीएफ वगैरह कैसे प्राप्त करते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारे बच्चों आइए अब आपको बताते हैं कि फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव या पीडीएफ ग्रुप में अगर आपको देखना है या हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करनी है या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का नोट्स प्राप्त करनी है, पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तब को गूगल क्रोम ब्राउजर में आना है और यहाँ पे सर्च कर देना है सिंपल सा डीएलएस एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जैसे सर्च करेंगे आपके सामने आएगा डीएलएस एजुकेशन, आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ से अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम से जरूर जुड़िए। डेली 8 बजे आपका टेस्ट चल रहा है और वहाँ पे आपका रिजल्ट भी दिखाया जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको बता दें साथियों कि यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्योंकि अगर आपको परीक्षा में बेहतर अंक लाना है, टॉपर बनना है, तो एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना बहुत जरूरी है और हाथ से लिखा हुआ नोट्स भी आपको डाउनलोड करना है। ये टॉपर की पहली पसंद है। फिलहाल आपको फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर वगैरह चाहिए, इसका पीडीएफ वगैरह ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेगा आपसे सब्जेक्ट पूछेगा कि कौन सा सब्जेक्ट का, जैसे कि मान लीजिए हम सपोज मान लेते हैं कि यहाँ से आपको साइंस का आपको प्राप्त करना है, सोशल साइंस को प्राप्त करना है, तो सोशल साइंस पर क्लिक करते हैं। वैसे जो भी सब्जेक्ट है आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। यहाँ पे आपको जैसे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ए का बी, 2 का सी, इस तरीके से आपको क्वेश्चन भी लगा दिया गया ऑब्जेक्टिव का। और सब्जेक्टिव के लिए देखो साथियों यहाँ पे आपका आंसर की डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होने के लिए आपसे ये पूछेगा ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी में आप मतलब आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और जैसे आप इस पर ओके दबाइएगा तो ये इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट जो है ये पीडीएफ जो है डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हैं ये इस तरीके से, देखना ये डाउनलोड हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं ये सब्जेक्टिव का आपका आंसर है, आप इसे पढ़ सकते हो और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पे मैंने लिंक लगा रखी है मैथ साइंस का प्लेलिस्ट का वीडियो का, तो आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो पे पहुँच सकते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पे क्लिक करके आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे पीडीएफ आपको देख सकते हैं या डाउनलोड हो गया। साथियों अब रही बात यह कि कई बार ऐसा होता है वीडियो अधूरा देखते हैं आप लोग, कुछ जानकारी आपसे छूट जाती है। साथियों मैं बता दूँ आपको कि अगर किसी सब्जेक्ट का अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड नहीं हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, उसे हम अपलोड कर देंगे, इसके लिए आप परेशान मत होइए। ठीक है, जैसे जैसे आपका क्लास खत्म हो जा रहा है, जैसे जैसे पीडीएफ आपका रेडी होते जा रहा है, मैं अपलोड करते जा रहा हूं, तो आप इसमें परेशान मत होइए, पूरी जिम्मेवारी हमारी है। तो माफ़ी चाहता हूं आप सभी से, अगर डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, आप जब चाहते हैं तभी, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बार बार आकर के चेक करते रहिए। ठीक है, कुछ समय बाद जैसे ही होगा, हमें समय थोड़ा सा नहीं मिल पाता, मैं कोशिश करता हूँ सारी चीज़ें पहले कर देने की, जैसे ये सारी चीज़ें अपलोड है। ठीक है, जैसे ही रेडी होता सारा चीज़, क्योंकि बनाने में थोड़ा सा समय लग सकता है, तो आप सभी इस बात को जानते हैं। ठीक है साथियों, तो आप जल्दी से ये सर्च करिए और बढ़िया तरीके से आप अपना तैयारी करिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। ओके तो साथियों अगला नंबर ये है आपका गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि कौन कौन सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख सकते हैं कि यूक्लिड भाग लेमा यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यह भाग लेमा या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वही है। 350 और 630 का मसा ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में हमने पहले बता दिया है, तो एक्सरसाइज 1.1 है, वो वीडियो देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसी तरीके से दिखाया कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह 4q + 2 4q के रूप का नहीं होता है। ये भी आपको हम बताएं हैं 6.1 में ही दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लेकिन उसमें विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करनी होती है 6q + 1 6q + 3, लेकिन यहाँ पे 4q + 2 के रूप में ज्ञात करनी है। सिद्ध करना है कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है और ये क्वेश्चन कुछ पूछे या ना पूछे हमेशा फिक्स रहता है, समझो ये आएगा ही आएगा। अभाज्य संख्या गुणनखंड जो कैसे निकाला जाता है ये हमने अलग से एक वीडियो बनाई है, वो भी देख लीजिएगा। मसा ज्ञात करना है इसका और इसका, तो ये भी आपको सिंपल तरीके से हमने बताया है ना, तो वो भी आप देख लीजिएगा। इसी तरीके से तमाम ऐसा क्वेश्चन है ना।
तो ये सारा क्वेश्चन आपके फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में पूछा गया और यहां से भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में टकराएगा। ओके साथियों, उम्मीद करते हैं क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की दिक्कत या डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको आगे से वीडियो क्लास मिला करे। ओके साथियों, फिर मिलता हूं मैं आपसे अगले वाले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में।